वेलकम बैक एवरीवन टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम जो है सेरेब्रल पाल्सी को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। इसमें आप देख पा रहे हैं जो सेरेब्रल पाल्सी है उसमें एक वर्ड है सेरेब्रल और दूसरा वर्ड है पाल्सी। तो सेरेब्रल जो होता है वो ब्रेन का ही पार्ट होता है, ब्रेन से जुड़ा हुआ, और जो दूसरा वर्ड होता है पाल्सी उसका मतलब होता है डैमेज। तो सेरेब्रल पाल्सी का जो केस होता है उसमें बच्चे का जो ब्रेन है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से उसको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस करा था कि जो डिसलेक्सिया है वो स्पेसिफिकली रीडिंग से रिलेटेड इशू है, डिस्ग्राफिया स्पेसिफिकली राइटिंग से रिलेटेड इशू है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्रेन होता है वो बच्चे की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसलिए इसमें पूरी बॉडी में कहीं पे भी जो है इफेक्ट देखा जा सकता है सेरेब्रल पाल्सी का। तो इसलिए इसको जो है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स बोला जाता है। इसमें बच्चे की जो है रिफ्लेक्सेस पे भी इफेक्ट पड़ता है, बच्चे की जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, और भी बहुत सारी इश्यूज होते हैं जो कि सेरेब्रल पाल्सी की वजह से आ सकते हैं। नंबर थर्ड है इट इफेक्ट्स ऑन मसल्स, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी का इफेक्ट वैसे तो पूरी बॉडी पे रहता है, बट मेनली जो इसका इफेक्ट होता है वो हमारी फाइन और ग्रोस मोटर स्किल्स पे होता है। अब ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? जिसमें हमारी बॉडी की जो बड़ी मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वॉकिंग, क्लिम्बिंग, सिटिंग, रनिंग और जंपिंग। इनमें आप देख पा रहे हैं जैसे बच्चा वॉक कर रहा है यानी कि चल रहा है, तो उसमें उसकी पैर की जो है मसल्स वो यूज़ होंगी, है ना, वो बड़ी मसल यूज़ हो रही है। क्लिम्ब यानी कि चढ़ने में बच्चे की बड़ी मसल्स का यूज़ होगा, पैरों की, है ना। सिटिंग, वहाँ पे भी बच्चे की बड़ी मसल्स यूज़ हो रही है दौड़ने में और जंप करने में, है ना। तो इनमें जो है बड़ी मसल्स इन्वॉल्व है, तो इनको ग्रोस मोटर स्किल्स बोला जाता है। और फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जहाँ पे बच्चे की जो छोटी वाली मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा किसी चीज़ को कट कर रहा है तो वो अपनी फिंगर्स से उसको कंट्रोल करेगा, है ना, सीजर को, तो वहाँ पे छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं। राइटिंग यानी लिखने के लिए उसकी फिंगर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो है फाइन मोटर स्किल यूज़ हो रही है। पेंसिल पकड़ने में, ब्लॉक्स को स्टैक करने में या लंच बॉक्स ओपन करने में उसकी सिर्फ फिंगर्स का यूज़ हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये सारी फाइन मोटर स्किल्स हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड सिम्टम्स। अब सेरेब्रल पाल्सी को और डीप में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम पहचानेंगे सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे को। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा होता है हर किसी के सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं, कुछ कुछ सेम होते हैं और कुछ कुछ जो है अलग भी हो सकते हैं। तो हर पर्सन में जो है डिफ़र करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के। हो सकता है किसी में रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो, वहीं दूसरे बच्चे में जो है मूवमेंट की प्रॉब्लम हो, ठीक है। और नंबर टू है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी में क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं यानी कि अकड़ जाती हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस जो होती है वो भी ज़्यादा होती हैं। जैसे कि एक जो नॉर्मल बच्चा होता है उसकी जो रिफ्लेक्सेस का मतलब वो एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। जैसे जो आइज़ का ब्लिंक होना है वो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही होती है। तो जो एक नॉर्मल बच्चा है उसकी आइज़ जब ब्लिंक करेंगी उसके कंपैरिजन में अगर हम एक सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे का देखेंगे तो हो सकता है जो सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है उसकी आंखें जो है लगातार कंटिन्यूअसली जो है झपकती रहें, एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा टाइम्स जो है उसकी आइज़ ब्लिंक करेंगी। थर्ड पॉइंट है अटेक्सिया। अटेक्सिया में जो है बच्चे को बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। हो सकता है बच्चा बैठा है, बैठे बैठे गिर गया क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो मसल्स पे नहीं है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है बच्चा, उसकी वजह से गिर सकता है। इसके अलावा या बच्चे ने कोई चीज़ हैंड में होल्ड कर रखी है, वो उसके हाथ से छूट के गिर गई, क्योंकि बच्चा जो है बैलेंस नहीं बना पा रहा है, उस चीज़ पे बैलेंस की प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिले इन मोटर स्किल्स, यानी कि जो बच्चे की जो मोटर स्किल्स है वो डिले रहेंगे, मतलब बच्चा लेट करेगा उन चीज़ों को, ये क्लियरली देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो 4 to 9 मंथ्स का बच्चा है वो विदाउट हेल्प के जो है बैठ सकता है ना। और 5 to 11 मंथ्स का बच्चा है वो खड़ा हो सकता है हेल्प, लाइक सपोर्ट की उससे, किसी चीज़ को पकड़ के। फिर 5 to 13 मंथ्स का बच्चा है वो क्रॉल कर लेता है। तो ये एक नॉर्मल बच्चे की पोजीशन दिखाई गई है। वहीं जो सेरेब्रल पाल्सी वाले जो बच्चे होंगे वो इस चीज़ को इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं कर पाएंगे, मतलब टाइम पीरियड एक्सीड हो जाएगा उसके बाद करेंगे। हो सकता है जैसे ये 4 to 9 मंथ्स में बच्चा बैठ रहा है तो हो सकता है वो 1 साल में बैठे या 2 साल में बैठे, ऐसा भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ ईटिंग में, खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, ये भी एक मोटर स्किल है। फिर सोलो यानी कि खाने को निगलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखा गया है बच्चे को स्पीच में भी प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को जो है सेरेब्रल पाल्सी होता है।
नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन बॉडी कंट्रोल, जैसा हमने अभी बैलेंस वाला पढ़ा था वैसे ही बच्चे को जो है बॉडी को जो है कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम आती है। फिर सीजर डिसऑर्डर यानी कि दौरे पड़ना वैसे तो एक अलग चीज़ है, अलग कंसेप्ट है, लेकिन जो देखा गया है जो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं इनको जो है इनके अंदर ये जो सीजर होता है ये एक कॉमन सी चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसका जो है कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया हमने पढ़ा था स्पेसिफिकली राइटिंग से रिलेटेड इशू है ना, तो उसमें डिस्ग्राफिया में जैसे बच्चा लिख रहा होता है तो उसकी जो है फिंगर्स की मसल काम कर रही होती है यानी कि फाइन मोटर स्किल्स। तो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसको डिस्ग्राफिया भी हो सकता है। तो सेरेब्रल पाल्सी की वजह से बच्चे को डिस्ग्राफिया हो सकता है, ऐसा देखा गया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीपी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है स्पास्टिक। स्पास्टिक में भी जो पहला टाइप है स्पास्टिक हेमीफ्लीजिया मतलब कि जो बॉडी की वन साइडेड लिम्ब जो है वो अफेक्टेड होती है, यानी कि हो सकता है बच्चे का ऊपर वाला लिम्ब यानी कि हाथ वर्क ना कर रहा हो, या हो सकता है पैर ठीक से वर्क ना कर रहा हो एक साइडेड का, लेकिन वन साइडेड। हेमीफ्लीजिया मतलब वन साइडेड। दूसरा होता है स्पास्टिक डायफ्लीजिया में देखा गया है जो लोअर लिम्स होती हैं दोनों, हो सकता है ऊपर वाला भी होता है बट मोस्टली जो दोनों पैर होते हैं मतलब लोअर लिम्स वो अफेक्टेड होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। फिर आता है क्वाड्रिफ्लीजिया में चारों लिम्स, अपर लिम्स भी और लोअर लिम्स भी, ये दोनों अफेक्टेड रहते हैं। फिर एथेटॉइड या जिसको डिस्काइनेटिक भी बोला जाता है, ये नेक्स्ट टाइप है सेरेब्रल पाल्सी का। ये जो है बच्चे की पूरी बॉडी पे जो है इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। जैसे हमने क्वाड्रिफ्लीजिया में देखा कि चारों लिम्स अफेक्टेड होती है, उसी तरीके से इसमें जो है चारों लिम्स भी हो सकते हैं और उस ऊपर का जो पार्ट है लाइक आइज़ में भी रिफ्लेक्सेस की प्रॉब्लम हो सकती है और मुंह में माउथ से स्पीच की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम एथेटॉइड बोलेंगे। नेक्स्ट है अटेक्सिया में बच्चे को जो है बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, बैलेंस ठीक से नहीं कर पाता है बच्चा, जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया था कि किसी चीज़ को होल्ड करके रखे हुए अपने हाथ में और हो सकता है वो उसके हाथ से छूट जाए क्योंकि उस बच्चे को जो है बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक, इसमें जो है बच्चे का जो कंट्रोल होता है बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल जीरो कंट्रोल होता है बॉडी पे, ऐसे मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना उनकी तरह रहते हैं ये, ऐसा लगेगा कि आपने कोई जो है निर्जीव चीज़ है आपके पास में। जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं एक जो बच्चा है उसको किसी ने होल्ड मतलब उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बच्चा है हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ है, पैर भी नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो सेम पोजीशन में रहेगा, ऐसा लगेगा कि नॉन लिविंग थिंग है ये। और नेक्स्ट है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब है हमारे कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी की, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी होने के। तो सबसे पहला है एस्फेक्सिया होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बच्चे के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, वो ठीक से पहुंच नहीं पाता। अब ये जो एफेक्सिया होता है ये बर्थ से पहले भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी हो सकता है। बर्थ के पहले कैसे होगा, जब बच्चा अब मदर के पेट में होता है तो उस टाइम पे प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर जो है सारी चीज़ें जाती हैं, तो उस टाइम पे अगर मदर को कुछ इशू आ गया तो वहाँ से जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है चीज़ें ठीक से नहीं जा पाएंगी, जिसमें से ऑक्सीजन भी प्लेसेंटा के थ्रू पास होगा तो वो भी ठीक से नहीं जा पाएगा, तो जिसकी वजह से एस्फेक्सिया हो सकता है। और बर्थ के टाइम पे भी एस्फेक्सिया हो सकता है, जैसे बर्थ लेता है तो वहाँ पे जो है एनवायरनमेंट चेंज होता है, पहले वो ऑक्सीजन बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू ले रहा होता है, लेकिन जब वो बर्थ लेगा तो अब वो खुद के फेफड़ों से लेना स्टार्ट करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो है ना रोना स्टार्ट करते हैं, रोने से क्या होता है बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो ओपन होते हैं। कहीं कहीं बार जो है बच्चा रोता नहीं है तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर जो है उसको थोड़ा सा पैट करके मतलब थपथपाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है बच्चा रोए। रोना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये कोशिश करते हैं लाइक लंग्स पे पैट कर रहे हैं तो वो डॉक्टर यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है लंग्स ओपन हो जिसकी वजह से बच्चा जो है सांस ले पाए और उसका जो है ब्रेन डैमेज ना हो। ऑक्सीजन की कमी से जो है ब्रेन डैमेज होना एक नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे गाड़ियों के लिए डीजल और पेट्रोल एक फ्यूल का वर्क करता है, उसी तरीके से जो है ब्रेन है ना, ब्रेन के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये एक फ्यूल की तरह काम करता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा थोड़े टाइम के लिए भी तो हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है सेरेब्रल डिसजेनेसिस। डिसजेनेसिस में क्या होता है, जब बच्चा कंसेप्शन के पीरियड में होता है
उस टाइम पे बच्चे की जो है ना लाइक हाथ डेवलप हो रहा होता है, पैर डेवलप हो रहा होता है, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो उस टाइम पे ब्रेन जो है ठीक से डेवलप हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से सेरेब्रल डिसजेनेसिस हो सकता है। वो एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है या जेनेटिक इश्यूज के भी कारण हो सकता है, तो इसको सेरेब्रल डिसजेनेसिस बोलेंगे। फोर्थ है हमारा डैमेज ऑफ वाइट मैटर इन द ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर आप देख पा रहे हैं कुछ वाइट वाइट जो दिखता है वो वाइट मैटर होता है। उसमें अगर इशू है, अगर वो डैमेज्ड है या उसमें कुछ होल है जिसकी वजह से डैमेज्ड है, तो उसको इसमें जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। फिर जीका वायरस मदर जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे अगर मदर को जीका वायरस या रूबेला वायरस हो जाए तो जो है देखा गया है बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर 7th पॉइंट है मेनिनजाइटिस। ये जो है ब्रेन फीवर होता है जिसमें बच्चे को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से। तो इसमें भी देखा गया है बच्चे को अगर सांस नहीं ले पाएगा तो वो फ्यूल की तरह जो वर्क कर रहा था वो स्टक हो जाएगा, है ना, रुक जाएगा, जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लो बर्थ वेट, यानी कि जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसका जो एवरेज वेट होता है वो 3 kg होता है। अगर बच्चे का वेट 3 kg से कम है तो चांसेस होते हैं कि बच्चे को जो है सेरेब्रल पाल्सी हो। फिर एक्सट्रीम प्री मेच्योर्ड बर्थ, जो एक टाइम पीरियड होता है बर्थ होने का बेबी का, वो होता है 9 मंथ्स का। अगर बच्चा 9 मंथ से पहले हो रहा है, लाइक 6 मंथ्स में या 8 मंथ्स में ही हो जा रहा है, तो वहाँ पे भी बच्चे को जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। फिर मल्टीपल बेबीज़, आपने ट्विंस का कंसेप्ट सुना होगा जहाँ पे मदर के पेट में 2 बच्चे या 3 बच्चे भी होते हैं, उसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो उस टाइम पे मान लो अगर जैसे 2 बच्चे हैं तो दो में से एक तो पेट में ही उसकी डेथ हो गई और जो है दूसरा बेबी पैदा हो रहा है तो उसको जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशंस इन ओल्ड एज, यानी कि ये जो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं जब ये बड़े होते हैं तो इनको क्या क्या इश्यूज आते हैं ओल्ड एज में। सबसे पहले होता है प्री मैच्योर एजिंग, यानी कि ये जो है ना अपनी एज से काफ़ी बड़े दिखाई देने लगते हैं। लाइक 40 तक आते आते ये जो बच्चे हैं ना एक बूढ़े इंसान की तरह दिखाई देने लगते हैं। और उनकी जो फंक्शनिंग होती बूढ़े इंसान इन द सेंस उनका जो फेस है वो भी बूढ़ों की तरह दिखाई देगा। इसके अलावा जो मोटर की फंक्शनिंग है, इनको चलने फिरने में तो वैसे भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मसल्स पे इफेक्ट रहता है, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। फिर माल न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चे को जो है एक सेरेब्रल पाल्सी वाला जो बच्चा होता है उसको सोलो करने में, खाना खाने में भी, लाइक निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से अगर आप समझ सकते हैं जैसे बच्चा अगर ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है तो फिर उसका सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो ये इशू आता है। फिर होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये होता है जब जो बोन्स होती है ना वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपने सुना होगा जब जो लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जो है घुटनों में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में बहुत जल्दी होने लग जाती है। उसके बाद है प्रिवेंशंस, कि हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। 100% तो इसको नहीं प्रिवेंट कर सकते, बट हाँ रिस्क को जो है रिड्यूस करके थोड़ा बहुत हम इसमें जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे कि मदर जो है वैक्सीनेटेड हो रूबेला वायरस से और जीका वायरस से, इन सब से बचने के लिए वैक्सीन्स आती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है मदर्स को जो है वैक्सीन दे के वैक्सीनेटेड करें। फिर नेक्स्ट है लो स्ट्रेस, यानी कि मदर का जो एनवायरनमेंट है इस तरीके का हो कि उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, किसी भी चीज़ को टेंशन नहीं देनी है मदर को। फिर 5th होता है हमारा ड्रग्स अल्कोहल, इन सब का जो है कंजप्शन नहीं करना है मदर को। नेक्स्ट में 6 में आप देख सकते हैं कि हेल्थ चेकअप ऑफ मदर। जो मदर होती है जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो है उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिससे अगर बच्चे के साथ कुछ इशू आ रहा है तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर उसके लिए जो है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कर सकें, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को कुछ ना कुछ कम कर सकते हैं हम। फिर लास्ट में वैक्सीनेटेड बेबीज़, जैसे बेबी पैदा होता है तो उसको भी जो है जैसे हमने ब्रेन फीवर पढ़ा था मेनिनजाइटिस, तो उससे बचाने के लिए वैक्सीन आती है, वो हम बच्चे को दिलवा सकते हैं जिससे कि सेरेब्रल पाल्सी के चांस जो है थोड़े से कम रहेंगे। और लास्ट में हमारा ट्रीटमेंट, की किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब देखो ये जो है ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर, तो इसको हम 100% तो ठीक नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे की कैपेबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, मॉडिफाई करके। तो सब किस तरीके से करेंगे, पहले तो बच्चे को जो है फिज़िकल थेरेपीज़ दे सकते हैं हम, जो कि बच्चे की मसल्स में हेल्प करेंगी। फिज़िकल थेरेपीज़ होती हैं फिज़िकल मूवमेंट्स को जो है इम्प्रूव करने के लिए। फिर थर्ड पे है हमारा असिस्टिव डिवाइसेस, यानी कि बच्चे को जो है जैसे व्हील चेयर्स हो गई, ब्रेसर्स हो गई, इस तरीके के ही आप फोटो में देख सकते हैं कुछ सपोर्टिव डिवाइस होते हैं जो बच्चे को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इनकी वजह से बच्चे की जो है मूवमेंट की जो लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया या मूवमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर सकते हैं, बच्चा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। फिर लास्ट में है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स जो होती हैं कुछ यूज़ की जाती हैं जो कि मसल्स की स्टिफनेस को कम करती हैं। तो ये सपोर्टिव होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ठीक कर देंगी। तो वो थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम करती है। और इसी के साथ ही आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।